औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर आज की पीपीएससी प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मॉक टेस्ट। याद रहे स्टूडेंट्स कि ये हमारी यूट्यूब क्लास है। इससे पहले हम अपनी जूम क्लासेस में थ्योरी को समझ रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट दिया है आप सब लोगों ने। और आज ही एक यूट्यूब लेक्चर है। अगर कोई स्टूडेंट इसको पहली मर्तबा सुन रहा है और वो रेगुलर प्रिपरेशन क्लासेस का पार्ट बनना चाहता है तो वो 0333224303 पर मैसेज करके क्लास का पार्ट बन सकता है। क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, विच द फॉलोइंग इज डिजाइन फॉर अ रैपिड ड्रग रिलीज। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो रैपिड ड्रग रिलीज के लिए मौजूद है? तो स्टूडेंट्स याद रहे, जो इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म होता है हमारे पास वो रैपिड रिलीज के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस वक्त हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन रहा है। याद रहे, इसमें क्वेश्चंस हमने पास ईयर एग्जाम से भी लिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस रहेगी और साथ साथ आप लोग कमेंट पर लिखते भी रहेंगे ताकि आप लोग, मैं पहले कुछ सेकंड्स आप लोगों को दूंगा ताकि अगर पहले आप लोग आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर सवाल है आपके पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्म कोटिंग? फिल्म कोटिंग क्यों करते हैं? देखो, टेस्ट को भी मास्क करना होता है, ड्रग रिलीज कंट्रोल के लिए भी किया जाता है और टैबलेट की हार्डनेस बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो जब ये सारे के सारे आपको सही नजर आ रहे हैं तो आप कहते हैं सर फिर ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंडर इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन? सर बाइंडर क्या काम करता है? याद रहे बेटा, बाइंडर का काम होता है कोहिजन, यानी उसको आपस में मिलाना। देखो, अब एग्जाम में आपको बाइंडर की जगह स्टार्च भी कह सकता है वो, क्योंकि वो भी एक बाइंडर है। आपको पीवीपी के 30 भी कह सकता है, पॉलीविनाइल पॉविडोन के 30। तो आप याद रखते हैं कि सर ये भी पूछा जा सकता है पेपर में हमसे। तो एक एमसीक्यू से आप रिलेट करते हुए बहुत सारी चीजें समझते हैं। फिर सवाल है, विच द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एन इमल्जन? इमल्जेंस बनाने के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं वेट गम मेथड। ट्रैचुरेशन, स्पैचुलेशन, लिफोलाइजेशन डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इन पर्पस के लिए नहीं है। अगला सवाल है, व्हाट इज द एचएलबी स्केल यूज फॉर? एचएलबी स्केल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप बेसिकली एचएलबी स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी किए जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी हुए होते हैं। तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह याद भी रहेंगे। नंबर 6 आपके पास आता है फिल्ट्रेशन। विच टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन इज यूज फॉर हीट लेबाइल? सर हम हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए क्या करना करेंगे? देखो, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ड्राई हीट नहीं कर सकते, इंसुलेशन नहीं कर सकते। जूम क्लास अगर बच्चों आप लोगों को याद है तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी जब हम डिग्रेडेशन पढ़ रहे थे। तो उस वक्त हमने ये पूरा प्रोसेस समझा था और आज देखो उससे एक एमसीक्यू आपको निकलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है जिसका जवाब आप दे रहे हैं फिल्ट्रेशन। अब आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन? देखो, आप यूज कर रहे हो वर्ड एंटी, एंटी ऑक्सीडेशन। तो आप चाहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग ना हो। अगेन, ऑक्सीडेशन आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है? सर ऑक्सीडेशन आपके पास प्रोसेस था डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग का। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ पार्टिकल साइज? सर पार्टिकल साइज इनमें से किस तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है? तो सर वो रिड्यूस किया जाता है कम्बिन्यूशन से। नेविगेशन, एलुट्रेशन और स्पेचुलेशन से आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते। और अगर मेरे बच्चों में ये पूछता हूं कि पार्टिकल साइज रिड्यूस अगर करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, तो वो बच्चे जिन्होंने जूम पर क्लास अटेंड की थी लाइव वो बता रहे हैं इस वक्त कि सर ऐसा करने से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। तो जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। विच टाइप ऑफ पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइट? सर इनमें से कौन सी पैकेजिंग है जो लाइट से प्रोटेक्ट करेगी? हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ब्रोफिन की, हमने एग्जांपल पढ़ी थी डाइफेनहाइड्रोनेट की कि सर उसमें हमारे पास एम्बर कलर्ड ग्लास मौजूद होता है जिसका काम होता है लाइट से प्रोटेक्ट करना। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑगमेंटन की जो डेसीफ्लेक्स में आता है। और डेसीफ्लेक्स का मतलब होता है हमारे पास सर जिसके अंदर ही आपके पास डेजिकेंट या सिलिका जेल मौजूद होगा। क्वेश्चन है, व्हाट डज बर्ड स्टैंड्स फॉर? सर बर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड द यूज डेट। ये एब्रिविएशंस हैं जो इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन द टैबलेट? डिसइंटीग्रेंट का रोल क्या होगा एक टैबलेट के अंदर? हम कहते हैं सर डिसइंटीग्रेंट क्या करता है? डिसइंटीग्रेंट बेसिकली टैबलेट को ब्रेक करवाता है। तो ये पहला ऑप्शन आपको यहां पर नजर आता है, टू एड इन टैबलेट ब्रेकडाउन। सर फ्लो के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
जैसे आप टाल्कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लुब्रिकेंट कहेंगे आप उसको, बाइंड के लिए बाइंडर इस्तेमाल करेंगे, और टेस्ट के लिए आप उसकी कोटिंग करेंगे। विच ऑफ दीज इज अ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा पेरेंटल रूट है? इंट्रावेनस आपका पेरेंटल रूट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग अ बफर टू अ सॉल्यूशन? हमने बफर का टॉपिक पढ़ा था, क्यों करते हैं हम बफर ऐड? सर उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो आप कहते हैं सर द करेक्ट आंसर इज टू मेंटेन द पीएच। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग कॉल्ड? फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? लाइफोलाइजेशन। एक ईयर में ये सवाल उल्टा पूछा गया था कि लाइफोलाइजेशन बेसिकली कौन सी टेक्निक है, उसका जवाब फ्रीज ड्राइंग था, तो मैंने इसको रिवर्ट करके यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा। विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सपोजिटरीज? इनमें से कौन सा मेथड सपोजिटरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर सपोजिटरीज बनती है फ्यूजन मेथड से, कंप्रेशन मेथड से, वेट ग्रेनुलेशन और डाई ग्रेनुलेशन आपके पास टैबलेट्स के लिए होता है, जबकि सपोजिटरीज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्यूजन मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटेरिक कोटिंग? इंटेरिक कोटिंग का क्या पर्पस होगा हमारे पास? सर इंटेरिक कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो ड्रग स्टमक से बचकर इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाए। हमने क्लास में एग्जांपल ली थी डिक्लोफेनिक सोडियम की, तो डिक्लोफेनिक सोडियम हमारे पास इस एग्जांपल में आता है कि वो इंटेरिक कोटेड है। ये वही एमसीक्यूज हम डिस्कस करते जा रहे हैं बेटा, जिनको हमने अपनी क्लासेस में जिन टॉपिक्स को पढ़ा है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर इन फिल्म कोटिंग? प्लास्टिसाइजर क्या करेगा फिल्म कोटिंग में? देखो प्लास्टिक बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर उसका काम क्या बन जाएगा? टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। कलर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, हार्डनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस्तेमाल किए जाएंगे यहाँ पर। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म कोटिंग या इंटेरिक कोटिंग करने से पहले ही टैबलेट की हार्डनेस को चेक कर लिया जाता है, हार्डनेस को बाद में चेक नहीं किया जाता। तो हार्डनेस आपके पास पहले ही चेक किया जाने वाला पैरामीटर है, बाद में नहीं चेक किया जाता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पाउडर्स? सब पाउडर इसलिए मिक्स किए जाते हैं कि उनमें यूनिफॉर्मिटी जनरेट हो, और यूनिफॉर्मिटी से हम यहाँ पर मुराद लेंगे ब्लेंडिंग। तो आपके पास यहाँ बन जाता है कि सर द यूज बेसिकली फॉर ब्लेंडिंग पर्पस। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ कैप्सूल? इनमें से कौन सी कैप्सूल की टाइप है? जब हम कैप्सूल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने हार्ड जेल पढ़ा था, हार्ड जेल हमारे पास कैप्सूल की टाइप बनती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग अ प्रिजर्वेटिव टू मल्टी डोज वायल? प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है? मैंने याद पड़ता है कि हम जब जूम क्लास में थे तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन। क्या काम कर रहे थे मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन? सब मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन बेसिकली इम्प्रूव कर रहे थे माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंशन, यानी जितना ज्यादा आपने इस्तेमाल किया होगा पैराबिन, उतना ज्यादा आप वहां पर इम्प्रूव करते हैं कि माइक्रोब जनरेट ना हो। यूएसपी स्टैंड फॉर सर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। कुछ इजी लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में, कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कंपाउंडिंग इन फार्मेसी? सर फार्मेसी में लफ्ज कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? सर इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर अ कस्टमाइज मेडिकेशन। जब आप जाते हैं किसी भी फार्मेसी पर और आप वहां पर कंपाउंडिंग करवाते हैं तो कस्टमाइज बनता है। कस्टमाइज का मतलब होता है बेटा सिर्फ आपके लिए, लार्ज स्केल पे नहीं होता, प्री मैन्युफैक्चर्ड ड्रग नहीं होता, यानी आपके लिए वो उस फॉर्मुलेशन को तैयार करता है, उसको हम नाम देते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ दीज इज एन ऑइंटमेंट बेस? इनमें से कौन सा आपके पास ऑइंटमेंट बेस है? तो सर इमल्जन बेस भी इस्तेमाल किया जाता है, ओलिजिनस बेस भी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर सॉल्युबल बेस भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे के सारे आपके पास एक ऑइंटमेंट बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग स्टेबिलिटी स्टडीज? स्टेबिलिटी स्टडीज क्यों की जाती है? सर स्टेबिलिटी स्टडीज से बेसिकली हम प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं कि वो ड्रग आपके, जैसे हम कहते हैं ना 90% ऑफ द ड्रग टाइम जो वो यूज होता है वो शेल्फ लाइफ कहलाता है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये इससे आइडेंटिफाई होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट? सर बहुत क्लियर है, जब विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट है तो वो उसको और ज्यादा विस्कस बनाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ज़ैंथेन गम आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं कि वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? तो सर फार्माकोकाइनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अगर मैं फार्माकोडायनेमिक्स कहता तो इसका रिवर्ट कर देते आप। एडीएमई हम पढ़ते हैं, क्या चीज होती है सर एडीएमई? अब इतने मिक्स ऑप्शंस आपको वो देता है एग्जाम के दिन कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब तो यूं भी हो गया कि इसमें एक एल भी ऐड हो गया और यहाँ पे आर भी ऐड हो गया है, तो ये लैडमर बन गया है जिसमें
इसका मतलब होता है कि आपके पास लिबरेशन भी आपने ऐड कर दिया है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? नो। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन? जी सर। वो पार्ट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड हो गया उसको आप नाम देते हैं बायो अवेलेबिलिटी का। विच रूट हैज 100% बायो अवेलेबिलिटी? इंट्रावेनस हैज 100% बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म? सर मोस्टली ड्रग आपकी मूव करती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, तो हम कहते हैं कि सर लिवर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन? सबसे ज्यादा ड्रग आपकी एक्सक्रीट कहां से होती है? सर किडनी से, तो आप कहते हैं सर सी इज द राइट आंसर। नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स? सर उल्टा हो गया यहाँ पर। नाउ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वहां पर था व्हाट द बॉडी डूइंग विद द ड्रग, यहाँ पर हो गया व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज अ रिसेप्टर? तो आप कहते हैं सर रिसेप्टर इज अ प्रोटीन दैट बाइंड्स अ ड्रग। ये प्रोटीनस इन नेचर होगा, ड्रग मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, एंजाइम नहीं कह सकते। नॉट ओनली द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्यों नहीं है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो आपके पास हीमोग्लोबिन भी है, आप उसको रिसेप्टर तो नहीं कहेंगे। दैट इज अ प्रोटीन दैट बेसिकली बाइंड्स अ ड्रग। व्हाट इज एगोनिस्ट एंड व्हाट इज एंटागोनिस्ट? दोनों एक साथ समझते हैं। देखो, उसके जैसा काम करने वाला एगोनिस्ट, उसके अगेंस्ट काम करने वाला एंटागोनिस्ट। तो उसके जैसा काम करने वाला बेसिकली मिमिक करता है। अगर कहीं पर लफ्ज लिखा होता अ ड्रग दैट मिमिक अ रिसेप्टर, तब भी ये जवाब ठीक होता। और जो उसको अपोज कर रहा है, अपोज करने का मतलब है द ड्रग विच इज ब्लॉकिंग अ रिसेप्टर। अगर वो किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो वो आपके पास कहलाएगा एंटागोनिस्ट। देन नेक्स्ट, व्हाट डज ED50 रिप्रेजेंट? ED50 आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है? हम कहते हैं सर ED50 इज बेसिकली द इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। टॉक्सिक डोज नहीं है, ये इफेक्टिव डोज है, ED है। अब आ जाइए जरा LD50 पर। तो हम कहते हैं ना LD50 इज द लीथल डोज, जो खतरनाक डोज है इन अ गिवन पॉपुलेशन, 50% में वो आता है। थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं? हम कहते हैं सर LD50 को यानी लीथल डोज को डिवाइड किया जाता है इफेक्टिव डोज से। तो अगर हम फॉर्मूला देखने जाते हैं तो फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ साइड इफेक्ट एंड व्हाट इज ADR? ये वो चीजें हैं जो बहुत बेसिक से होती हैं हमारी, लेकिन इनके वर्ड्स पर जब क्वेश्चन आता है तो हम ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जब हम आंसर लेते हैं, साइड इफेक्ट क्या है सर? एन अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। आप टॉक्सिक इफेक्ट नहीं कहेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अब एलर्जिक रिएक्शन क्यों जवाब नहीं हुआ? सर एलर्जिक रिएक्शन इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट, नॉट द डेफिनेशन ऑफ साइड इफेक्ट। कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर आपको लग रहा है तो वो उसकी एग्जांपल में आ रहा है, ये बड़ी क्लास बनेगी अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग पर। देन व्हाट इज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन में अगेन कहेंगे नाउ इट इज एन अनइंटेंडेड एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब मैं आपको कहता हूं कि आपने दवा खाई और मुंह का मजा खराब हुआ, प्यास ज्यादा लगी आपको, यूरिनेशन ज्यादा हुई, पसीना ज्यादा आया, तो आपने कहा सर इसको तो मैंने नाम दे दिया साइड इफेक्ट का। लेकिन आपने दवा खाई और नाक से खून निकलना शुरू हो गया, आपने दवा खाई कान से खून निकलना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है ये एडवर्स रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन? एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरियल्स के लिए। अच्छा, ये एग्जाम में एंटीबैक्टीरियल्स के नाम से भी आता है। वायरस को ट्रीट करने के लिए अब बच्चे कहेंगे सर एंटीबायोटिक देंगे, नहीं, अब स्पेसिफिक हो जाएंगे आप एंटीवायरल पर। फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल ड्रग्स हैं। इन सब में एंटीबायोटिक बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये BCQ टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पेसिफिक होकर जवाब देना होता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एनसेड? सर एनसेड्स क्या काम करती है? एनसेड्स बेसिकली इनहिबिट करती हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को। अब साइक्लोऑक्सीजन पाथवे क्या होता है? सरकॉक एंजाइम बेसिकली प्रोड्यूस करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे पेन जनरेट हो रहा होता है। तो एनसेड का नाम है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो बेसिकली इनहिबिट करता है इस कॉक्स एंजाइम को। ये कॉक्स इनहिबिट होगा बेटा, देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो आप कहेंगे कि सर आप वो तो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड? याद रहे मेरे बच्चों, पेपर में साइड इफेक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मैं प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें ये सवाल, ये चीजें जरूर ऐड करूंगा। कॉमन साइड इफेक्ट आपके पास आता है बेटा इसका कॉन्स्टिपेशन। सो इससे आप जवाब देते हैं सर इसलिए चूंकि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्लो कर देता है, तो GI मूवमेंट कम हो जाती है। GI मूवमेंट कम होती है, फेसेस आगे नहीं बढ़ते, कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स? सर ये स्टैटिन्स क्या करती हैं? स्टैटिन्स बेसिकली इनहिबिट्स द HMGA CoA reductase।
सर इससे क्या हो जाएगा सर, स्टैटिन बेसिकली लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, चूंकि इस एंजाइम को जितना कम करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना कम होगा। चूंकि एचएमजी को ए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करवाता है, तो आप यहाँ पर इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर रहे होते हैं। व्हाट इज द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर? सर बीटा ब्लॉकर का थेरेप्यूटिक यूज क्या है? सर हम हाइपरटेंशन में देते हैं इसको, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हाई। Which drug is used to treat type 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज के लिए आप कौन सी ड्रग यूज करेंगे? इंसुलिन इस्तेमाल करेंगे सर। मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, थायोजुलैंगुरिन्स ये आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहला जो आपके पास ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा वो इंसुलिन से स्टार्ट होगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर? सर एसी इनहिबिटर क्या करता है? इट बेसिकली इनहिबिट द ACE, angiotensin converting enzyme. So that is option number B. Which drug is used as a mood stabilizer in bipolar disease? लिथियम कार्बोनेट बेसिकली ड्रग का नाम है बेटा, जो न्यूरोलिथ के नाम से मार्केट की जाती है, और तो लिथियम उसका एक्टिव मॉलिक्यूल है। हेलोपेनिडोल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो मूड स्टेबलाइजर नहीं है, डायजेपाम डिफरेंट फंक्शन रखता है। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है यहाँ पर बेटा, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन? अब यहाँ पर फार्माकोग्नोसी एक बच्चे को बहुत मुश्किल लगती है, चूंकि इसमें ये एग्जांपल्स आती हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाला एरिया पास पेपर से ही कवर करवाऊं, कि इनको जितना अच्छा आप याद कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इसका जवाब है बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, डिजिटालिस परपुराए। अब ये आपने याद करना है, डिजॉक्सिन की सोर्स है ये। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन? सर मॉर्फिन की सोर्स बेसिकली आपके पास है पेपरवेर सोम्निफेरम। ये याद रखिएगा बेटा, ये अल्लाह करेगा कि इस साल यही सवाल रिपीट हो जाएंगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा इसमें। What type of compound is atropine? Atropine बेसिकली क्या है सर? दैट्स एन अल्कलॉइड। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके पास कौन सा कंपाउंड क्या है, कौन सा कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इस पर हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी बड़ा फोकस करना है। What is the source of एफेड्रीन? एफेड्रीन की सोर्स क्या है सर? एफेड्रीन की सोर्स है एफेड्रासिन का। ये थोड़ा सा आसान इसलिए भी हो गया चूंकि उसका जेनरिक यहाँ पर मौजूद था। Which plant is the source of विनका अल्कलॉइड? कौन सी विनका अल्कलॉइड यानी विनक्रिस्टीन और विनब्लासीन की सोर्स है? दैट्स ए, कैथारंथस रोजियस इज द सोर्स। अब यहाँ पर कुछ समझना नहीं होता हमने, यहाँ पर बस डायरेक्टली इस बात को आपने याद रखना होता है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ एलोवेरा? हम एलोवेरा कब इस्तेमाल करते हैं? तो सर इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स एंड स्किन कंडीशंस। What is the active constituent of ginkgo biloba? Ginkgo biloba का active constituent है जिंकोलाइट्स। which of these is a volatile oil? इनमें से कौन सा volatile oil है सर? menthol volatile है because वो evaporate हो जाता है due to the presence of OH group। बाकी starch, gum and resins evaporation नहीं करते। What is a glycoside? Question number 61. Sir, it is a sugar molecule linked to a non-sugar molecule. क्योंकि अगर वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर लेता तो वो फिर आपके पास एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट बनता। Which part of the plant is commonly used in for herbal medicine? से प्लांट्स के कौन से पार्ट हम यूज करते हैं? रूट्स भी यूज होती हैं, लीव्स भी यूज होते हैं, फ्लावर्स भी यूज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। Which method is used for extracting volatile oil? इनमें से कौन सा मेथड हम volatile oil को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं? So the correct answer is distillation. Number 64 पे क्वेश्चन है बेटा, what are tannins? Tannins are basically astringent polyphenolic compounds. ये थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी इस वक्त मुश्किल लग रहा है बच्चों को, लेकिन कॉग्नोसी याद करने वाली चीजें ज्यादा है बेटा, एग्जाम्पल ज्यादा। और ये सारे मैं पास ईयर से जब भी हमारी मंडे वाली ये क्लास है और जो मैं आप लोगों के ड्राइव में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि कॉग्नोसी हम प्योरली अपने पास ईयर एग्जाम से करें। 65 पे क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, विच ऑफ दिस इज अ रेजिन? टर्पेंटाइन बेटा इज अ रेजिन। What is the role of pharmacist in patient counseling? Patient counseling में हमारा क्या काम है सर? Information about the medication, yes. Educate the patient about their condition, yes. To promote the adherence to therapy, yes. यानी बताना उनको कि कौन कौन सी ड्रग्स अगर यूज कर रहे हैं तो फायदा क्या दे रही है, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा। What is a prescription? Is it a recommendation? No. It is a written order for medication from our licensed prescriber. वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन इन अवेलेबल फार्मेसी नहीं है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लाजिम है? पेशेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ताकि एज जनरेट हो जाए उसकी, ड्रग नेम, स्ट्रेंथ और डोजेज, जी सर, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑल ऑफ देम, ये जरूरी चीजें हैं बेटा।
What does SIG means on prescription? प्रिस्क्रिप्शन पे SIG लिखा होता है. That is basically signature डायरेक्शन फॉर यूज. ये आपके पास एब्रीविएशन है, यानी बताया जाए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, किन किन पर्पस के लिए क्या डायरेक्शंस हैं यूज करने को. व्हाट डज PRN मींस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन? PRN से क्या मुराद होगा प्रिस्क्रिप्शन में? इसका मतलब होता है बेटा वैसे प्रो री नाटा, इसका मतलब निकलता है एज नीडेड. तो चूंकि मैंने अभी आपके सामने ये पढ़ लिया, तो ये आपके पास बना पहला ऑप्शन ए. व्हाट इज द मेडिकेशन रिकंसाइलेशन? मेडिकेशन रिकंसाइलेशन किसको कहते हैं? सर, कंपेयरिंग द पेशेंट मेडिकेशन लिस्ट टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसी. यानी आप ये चेक करते हैं कि पेशेंट मेडिकेशन लिस्ट आपके पास जो दी गई थी, आपने दवा उसके हिसाब से दी. यूजुअली ये फार्मेसीज पर हो रहा होता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्माकोविजिलेंस? सर, फार्माकोविजिलेंस जब वर्ड आएगा तो आप कहेंगे सर इट बेसिकली monitors the drug safety and adverse effects. What is a drug interaction? कब कहेंगे ड्रग इंटरेक्शन हो रही है? हम कहते हैं सर जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को आप नाम देंगे ड्रग इंटरेक्शन का. नंबर 74 पे क्वेश्चन है आपके पास, what is therapeutic drug monitoring? So it is basically the monitoring of drug levels in blood to optimize therapy. What is the role of drug regulatory authority? DRAP का क्या रोल है? Sir, DRAP is basically regulating the pharmaceutical industries in Pakistan. ड्रग्स को प्रमोट करना, फ्री मेडिकेशन कैंप लगाना, रिसर्च करना, ये उनका डिजायर्ड रोल नहीं है. विच क्लास ऑफ ड्रग रिक्वायर्स अ प्रिस्क्रिप्शन? यहाँ पर मैं रुकूंगा आपको, और ये मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपनी जूम क्लास में इस पोर्शन पे आएंगे फॉरेंसिक वाले, तो ये सारे शेड्यूल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं. इस वक्त ये जो तीनों स्केड्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों में आपके पास ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है. बस इस वक्त इस बात को याद रखें, इंशाल्लाह जूम क्लास में मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूंगा. ओटीसी ड्रग क्या होती है? सर, इट इज ओवर द काउंटर मेडिसिन. एंटीबायोटिक्स ओटीसी ड्रग्स नहीं है. एंटीबायोटिक्स आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते. ओवर द काउंटर मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी दिया जा सकता है. नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन? क्यों जरूरी है सर ये काम करना? ड्रग स्टेबिलिटी जी, ड्रग डिग्रेडेशन जी, पेशेंट हमसे बचेगा, तो ऑल ऑफ देम बन गया इसका. नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग ऑन प्रॉपर मेडिकेशन प्रपोजल? क्या जरूरी है सर? एक्सीडेंशियल पॉइजनिंग ना हो, एनवायरमेंट सेफ रहे, ड्रग अब्यूज ना हो, तो आप कहते हैं सर ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट क्या काम करने जा रहा है? सर, पब्लिक हेल्थ में हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना, वैक्सीनेशन देना और लोगों को एजुकेट करना, तो जी ऑल ऑफ देम बन गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉन्ट्रा इंडिकेशन? सर, इट इज बेसिकली अ रीजन नॉट टू यूज अ मेडिकेशन. यानी अगर आपकी ये कंडीशन है तो आप उस दवा को इस्तेमाल उस वक्त नहीं करेंगे. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड इन फार्मेसी? सर, लीगल कंप्लाइंस के लिए भी, इन्वेंट्री के लिए भी और पेशेंट सेफ्टी के लिए भी, तो ऑल ऑफ देम. यूजुअली ऑल ऑफ देम जब आ जाए तो सारे ऑप्शन को बहुत एहतियात से पढ़ा करें, क्योंकि मेरा अब तक का तजुर्बा ये बताता है मुझे कि ऑल ऑफ देम जब आ जाता है तो यूजुअली आंसर वही होता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल क्यों जरूरी है? सर, इट बेसिकली एवेलुएट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग. नई ड्रग बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रहे, ट्राइसिस के लिए या मार्केट करने के लिए नहीं कर रहे. क्लिनिकल ट्रायल तो बेसिकली किया जा रहा है कि ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को आपने चेक करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांड नेम? सर, ब्रांड नेम ड्रग्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द जेनरिक्स. रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो मार्केट लीडर्स हैं, ब्रांड लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, तो उनके पास बाकी रूट ऑफ एडमिशन सेम होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है. जेनरिक महंगी नहीं होती है, ब्रांड्स महंगी होती हैं. विच ऑफ दिस इज द कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? सबसे कॉमन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सर, कॉमनली जो रूट इस्तेमाल किया जा रहा होता है दैट इज द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपके पास टैबलेट शामिल है. व्हाट डज क्यूडी मींस? क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास. इट मींस एवरीडे, यानी वंस अ डे. एक बार आप अगर दे रहे हैं इसको तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अगर ये QID हो जाता तो अब इसका टर्म आपका जो है वो चेंज हो जाता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे ये BID हो गया है तो ये आपके पास चेंज हो गया है. नंबर 87 जो क्वेश्चन है, ये ट्वाइस अ डे बन गया है, आफ्टर एवरी 12 आवर. कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है, नीचे आवर्स दिए होते हैं, तो आप इसको 12 आवर कहेंगे. व्हाट इज TID मींस? क्वेश्चन नंबर 88, तो हम कहते हैं सर इट्स 3 टाइम्स अ डे. और यहाँ पर आप कहते हैं सर व्हाट डज QID मीन? अब देखो यहाँ QD था तो डिफरेंट आंसर है. QID हो गया तो QID के लिए आप कहते हैं नाउ इट्स क्वार्टर 4 टाइम्स अ डे. तो एक आई का डिफरेंस है, इसको बड़ा एहतियात से याद रखिएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट? नाउ स्टैट से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 90, इट इज
basically dispensing of medication accurately and safely, ये आप देते हैं सर आफ्टर मील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। सर फार्मासिस्ट का जो मेजर रोल है वो डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग एक्यूरेटली एंड सेफ्टी। सर्जिकल प्रोसीजर करना हमारा काम नहीं है, प्रिस्क्राइब करना हमारा काम नहीं है, डायग्नोस करना हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ दवा देंगे उसको। नंबर 92 आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन। सर इन्फेक्शंस नहीं होंगे, प्रोफेशनल अपीयरेंस अच्छी रहेगी, रेगुलेशन कंप्लाई करेंगे, आप कहते हैं सर ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, इनमें से कौन सी कंट्रोल्ड सब्सटेंस है? मॉर्फिन। यानी बाकी तो आप देखते हैं कि इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसको आप जो है वो ओपियोइड की क्लास में ले रहे होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉइजन एक्ट? पॉइजन एक्ट क्यों प्रेजेंट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 94 पर हम हैं, तो इट बेसिकली रेगुलेट द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन, इसीलिए आपके पास का एक्ट मौजूद है। व्हाट इज द रोल ऑफ CPD, continuing professional development for pharmacists? Question number 95, to maintain and enhance the professional competency. Which organization published the international pharmacopoeias? International pharmacopoeia कौन publish करता है? The final authority is WHO, जो आपको पब्लिशिंग अथॉरिटी देती है किसी भी चीज की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीपिएंट? हम कहते हैं सर इट इज एक्सीपिएंट इज एन इनएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन। एक्टिव फॉर्मूला नहीं होगा, टॉक्सिक नहीं होंगे, ड्रग इंटरेक्ट करने वाली नहीं होगी उसमें। विच ऑफ दीज इज अ कॉमन टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन? इनमें सबसे कॉमन टाइप आपके पास सर ये सारी ही सबसे कॉमन इंटरेक्शन है हमारे पास, ऑल ऑफ देम बनता है। यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए वापस लाऊं आपको कि इन यहाँ पर मैं इनर्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा, चूंकि एक्सीपेंट इनर्ट नहीं है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और आपने उसमें कोई ग्लूकोज इस्तेमाल किया हुआ है तो अब वो इनर्ट तो नहीं रहा, इसीलिए इनएक्टिव लफ्ज हमने इस्तेमाल किया कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है बेसिकली। नंबर 99 है विच व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इन फार्मेसी सेटिंग? क्यों जरूरी है कि पेशेंट की बातें सिर्फ आप अपने हद तक रखें, सबको ना बताएं? सर ये उसकी प्राइवेसी के लिए भी जरूरी है, ये अखलाकियात भी है हमारे, और ये लीगल बाउंडिंग भी है। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। What is the role of pharmacists in promoting rational drug use? Sir, basically to encourage the appropriate use of medication भी हो रहा है, ओवर यूज मिस यूज को भी रोका जा रहा है, पेशेंट को एजुकेट करने के लिए भी है, एंड अल्टीमेटली हम कहते हैं ऑल ऑफ दैम इज द राइट आंसर। सो ये एक पहला पेपर था 100 MCQs का जो हमने सॉल्व किया, और इस तरह इंशाल्लाह और भी लेक्चर सॉल्व हो रहे होंगे, और ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं जो हम जूम पर कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप कोई डिटेल लेना चाहते हैं उसकी, तो आप 033322433031 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।